हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल ऑनलाइन स्कूल। हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम आज जो चीज़ें लर्न करने वाले हैं वो आपके बेसिक को क्रिएट करता है, और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स को हम इस चैप्टर में लर्न करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स का अनदर चैप्टर्स में हम यूज करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं आज अपने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करता हूँ, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, जैसे कि मैटर के बारे में बता रखा है, मिक्सर क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सर, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी हैं। ये चीज़ें आपको आती भी होंगी, अगर नहीं भी आती हैं तो आपको इसी चैनल पर दूसरी प्लेलिस्ट में इन सब चीज़ों की वीडियो मिल जाएगी। तो हम आज इस वीडियो में डायरेक्ट मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग सीखते हैं कि कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं वो किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं, उन सभी लॉज को हम इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लर्न करते हैं। तो अपने पास जो फर्स्ट लॉ है हम उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते होंगे, मास कैन नॉट बी क्रिएट, नॉट बी डिस्ट्रॉय, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इस लॉ को एक सिंगल लाइन में डिफाइन करूं तो दैट इज मास कंजर्व्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये लाइन हमें यही चीज बताती है कि जो मास रिएक्टेंट का जो मास होगा वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of product, mass of product। बिल्कुल सिंपल चल रहा है। मतलब कि जब हमने केमिकल रिएक्शन करवाया, सपोज अपने पास एक सब्सटेंस है A एंड A है B, इसके हमने रिएक्शन करवाई, अपने पास प्रोडक्ट आया A और AB। ठीक है, ए का जो मास था वो 1 ग्राम है, बी का जो मास है वो 3 ग्राम में है। टोटल मास रिएक्टेंट का कितना हो गया? 4 ग्राम। जो अपने पास ये जो प्रोडक्ट आया इसका मास क्या होना चाहिए? 4 ग्राम ही होना चाहिए। तो इसका मास अपने पास क्या आया? 4 ग्राम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? ये लॉ किन रिएक्शंस में फॉलो नहीं होता है? कौन सी रिएक्शन है जो इस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसकी लिमिटेशन है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं उसमें ये लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जो मास होता है सम टाइम कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसको। तो ड्यू टू दिस रीजन सम टाइम मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट इज वाई न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। तो इस यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है, न्यूक्लियर रिएक्शन डो नॉट फॉलो दिस लॉ। न्यूक्लियर रिएक्शन
do not follow this law because mass get converted into energy मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। सो न्यूक्लियर रिएक्शन इस लॉ को फॉलो नहीं करती है। बिल्कुल सिंपल सा लॉ था इसका। अगर मैं सिंगल लाइन में बात करूं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हमने लिया, ए सब्सटेंस था अपने पास 1 ग्राम, बी सब्सटेंस था अपने पास 3 ग्राम। अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई, रिएक्शन के अंदर जो अपने पास जो प्रोडक्ट आया उसका मास भी क्या है, 4 ग्राम है। 4 ग्राम इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर। दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ elements combine in simple ratio of their masses to form कंपाउंड। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कंबाइन होंगे एक फिक्स रेशियो में, एक सिंपल रेशियो में। उसके मासिज का सिंपल रेशियो में एलिमेंट्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे और वो फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और एंड मास रिमेन कांस्टेंट। मास क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट irrespective source of preparation। मतलब सपोज करो अपने पास एक कंपाउंड है H2O, ठीक है, H2O अपने पास कंपाउंड है। यहां जो हाइड्रोजन जो यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है, 2 ग्राम। और जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 16 ग्राम। अगर मैं इसके मासिज का रेशियो निकालूं तो 2 ग्राम 16 ग्राम का रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास, 1:8। ये एक सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है। सिंपल रेशियो में इसका मास प्रेजेंट होता है इन डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझो इन रिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ प्रिपरेशन का। इस लाइन का मतलब है चाहे मैं इस वाटर को रिवर से ले आऊं तो भी इसका जो रेशियो होगा वो यही आएगा और इसका मास का जो रेशियो होगा वो यही आएगा। बेशक चाहे मैं इसको सी वाटर ले आऊं तब भी क्या होगा, इसका जो मासिज का जो रेशियो आएगा वो यही होगा। चाहे मैं घर के पीछे बहती हुई नाली से उठा के ले आऊं तो भी H2O का जो मास का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, यही रहेगा, फिक्स रेशियो रहेगा, ठीक है। ये हुई बात लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। बिल्कुल आसान सा लॉ, छोटा सा लॉ था। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस। एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं
उनके सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेज, मासेज का जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। चाहे वो किसी भी कहीं से भी ले आओ उस कंपाउंड को, उनका जो रेशियो मास का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ अपना फिनिश होता है। हम थर्ड लॉ पे चलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो चीजें हमें सबसे पहली जो चीज अप्लीकेबल होने के लिए क्या आवश्यकता होती है उसको देखते हैं। सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं क्या, एक तो फॉर्म करते हैं CO2 और एक फॉर्म करते हैं CO। ठीक है, दो कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। जब कोई एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो कंपाउंड्स फॉर्म करें या दो से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करें तो वो कंपाउंड्स किसके लिए एप्लीकेबल है, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ के एप्लीकेबल है। और एग्जांपल देखो Na+O, ये क्या बनाएगा Na2O, Na2O2, Na2O2। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं H2O, H2O2। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, सभी एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, टू कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे हैं और मोर देन टू कंपाउंड्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो उन कंपाउंड्स में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लागू होगा। अब अगली कंडीशन देखो, एक तो ये कंडीशन हो गई कि दो कंपाउंड, कोई एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करने चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल अपने पास ये क्या है, हमने ये लिया एग्जांपल CO। अब जो नेक्स्ट बात है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो क्या है कि इस ऑक्सीजन का मास इस एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन होगा। इस ऑक्सीजन का मास इस एलिमेंट का मास एक फिक्स एलिमेंट के मास से कंबाइन होगा। तो यहां अपने पास जो कार्बन है इसका मास कितना है 12 ग्राम, वन कार्बन का 12 ग्राम। यहां कार्बन का जो मास है ये क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब जो फिक्स जो मास है उसके साथ जो सेकंड जो अपने पास एलिमेंट है उसका मास जो कंबाइन होगा वो एक सिंपल रेशियो के अंदर आना चाहिए इन दोनों एलिमेंट्स का। तो देखो यहां ऑक्सीजन अपने पास कितना यूज में आ रहा है, 16 ग्राम यूज में आ रहा है। ठीक है, और यहां ऑक्सीजन अपने पास कितना यूज में आ रहा है, 32 ग्राम यूज में आ रहा है। 32 का और 16 का जो हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1:2। ये एक सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है। यही क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन आप यहां से आती है। एक एग्जांपल और देखो, सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है H2O और H2O2। ठीक है, अब हमने यहां हाइड्रोजन का मास क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। हाइड्रोजन अपने पास कितना यूज में आ रहा है 2 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन यहां कितने यूज में आ रहा है 32 ग्राम, 32 ग्राम, और यहां कितने यूज में आ रहा है 16 ग्राम। तो इनका रेशियो क्या आएगा, इन दोनों एलिमेंट्स का 1:2 आएगा, फिक्स रेशियो है। ठीक है, सिंपल रेशियो है एक। तो यही मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ होता है। इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन लिखो। ये तो हो गई एग्जांपल, हमने समझ लिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
according to this law when elements combine to form two or more than two compounds and one element which combine with fixed mass of another element, one element combine with fixed mass of another elements should be will always weigh in simple ratio ये अपने पास डेफिनेशन आई। ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको आप लिख सकते हैं दो एग्जांपल्स के रूप में। मतलब कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और जो वो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को फॉर्म करने चाहिए, और जब वो फॉर्म करेंगे एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे, तो उनमें से हम एक एलिमेंट का मास को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और दूसरे एलिमेंट के मास को उसके साथ कंबाइन करेंगे, और जब उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे दोनों को, तो उनका जो रेशियो आना चाहिए वो एक सिंपल रेशियो आना चाहिए। ये तो हो गई लॉजिकली बात। अगर मैं हमें डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कोई पूछ लिया जाए, सपोज अपने पास CO2 H2O CO2 ये कंपाउंड दे दे, और इनमें पूछा जाए क्या ये कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं कर रहे, क्योंकि जो कंपाउंड्स हैं वो सेम एलिमेंट्स के होने चाहिए। जो कंपाउंड्स हैं वो सेम एलिमेंट्स के होने चाहिए। अगर सेम एलिमेंट्स के कंपाउंड नहीं है तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहे, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर सेम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं, सपोज करो अपने पास CO2 H2O, ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अपने पास जो सिंपल N2O, दूसरे एग्जांपल देखो N2O2 NO2 NH3, क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि NH3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं NH3 में, और NO2 और N2O2 में सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये तीनों ये जो कंपाउंड्स हैं ये इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ से NH3 को रिमूव कर दूं तो ये फॉलो करेंगे किसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब बात है इसकी लिमिटेशंस की। इसकी लिमिटेशंस क्या है, एलिमेंट के सेम आइसोटोप्स अगर यूज हो रहे हैं तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर सेम आइसोटोप्स, उसी एलिमेंट के सेम आइसोटोप्स अगर यूज हो रहे हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं this law is not valid in different isotopes. Different isotopes of element. Different isotopes of elements. ठीक है, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अपने पास H2O है और एक है D2O।
हॉट वाटर बोलते हैं जिसको हम D2O को। क्या ये हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप है D2O, D, ठीक है। तो क्या यहाँ ये लो फॉलो करेगा इस कंपाउंड्स को? नहीं करेगा। यहाँ तो क्या पता कंबाइन इसको हम अरेंज कर भी देंगे, लेकिन अनदर हर एग्जाम्पल में ये चीज़ कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इनका जो मास है, मास नंबर ही डिफरेंट हो गया। तो ये चीज़ अप्लीकेबल, ये लो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है। ये लो वहीं अप्लीकेबल होगा जहाँ एलिमेंट के सेम आइसोटोप्स प्रेजेंट है। थैंक यू। हम नेक्स्ट